डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है टारगेट बोर्ड्स ऑफ 2024। और इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो स्टडी करेंगे अभी। तो जैसे आज की इस क्लास में मैंने पार्ट 2 से स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया और वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है वो सभी ये वन शॉट वीडियो देख सकते हैं और साथ में ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस क्लास में हम, जैसे मैंने बताया था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि एल्काइल या एराइल हैलाइड मतलब क्या होता है। किसी भी एल्केन में से जब आप एक H को रिप्लेस कर देते हैं, है ना, H को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और वो रिप्लेस किससे करते हैं, हैलोजन से। किससे कर रहे हैं हम रिप्लेस, हैलोजन से, तो उसे कहा जाता है एल्काइल हैलाइड। तो अभी हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में देखो, सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि जितने भी हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, क्या है हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब जैसे CH3Cl हुआ, C2H5Cl हुआ, ठीक है, ये सभी हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग। इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो जिनमें भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको हमने कहा है एल्काइल हैलाइड। मैं साथ में आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ ताकि आपको इसमें क्लैरिटी रहे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है, CH3Cl। आप देख सकते हो इसमें कार्बन जो है सभी से सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अभी हम अगर दूसरा देखेंगे तो ये होता है एल्किनाइल हैलाइड। एल्किनाइल हैलाइड मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि हम कहेंगे, यहां पर मैं लिख लेती हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर होता है Cl। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड जब रहता है तब इसको कहा जाता है एल्किनाइल हैलाइड। फिर हम आते हैं, फिर एक होता है एल्केनाइल हैलाइड। ठीक है, एल्केनाइल हैलाइड मतलब कैसे होगा, एल्केनाइल हैलाइड मतलब होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहां पर आ जाएगा C और फिर आता है Cl। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इसी के साथ में यहां पर स्पेस नहीं है हमारे पास, मैं इसके नीचे लिख लेती हूं। तो हमारे पास में कौन कौन से हुए, देखो, एल्काइल हैलाइड हुआ, दूसरा एल्केनाइल हैलाइड हुआ और तीसरा एल्केनाइल हैलाइड हुआ। ठीक है, और एक और होता है हमारे पास में जिसे हम कहते हैं एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड मतलब क्या होता है कि जिसमें बेंजीन रिंग में C6H5 में Cl अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप होते हैं। इसका डिटेल में आपको NCERT में से और दिया जाएगा। यहाँ पर 2 ही कॉन्सेप्ट आते हैं और जो मैं आपको बता देती हूँ ये एल्किनाइल में आते हैं। जैसे ये वाला, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच्ड है, इसीलिए इसको कहा जाता है विनाइल। इसको क्या कहते हैं, विनाइल। और अगर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यहां पर एक कोई कार्बन है और अगर इससे Cl अटैच्ड है तो इसे कहा जाता है एलाइल कार्बन या फिर एलाइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइल हैलाइड, और ये होता है विनाइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड जो होते हैं हमारे पास में, एल्काइल हैलाइड में भी नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर एक हैलोजन एटम्स रहा तो उसको मोनो हैलाइड कह सकते हैं, 2 हैलोजन एटम रहे तो उसको डाई हैलाइड कह सकते हैं, 3 रहे तो उसको हम ट्राई कह सकते हैं और 4 हैलोजन एटम रहे तो हम उसको टेट्रा कह सकते हैं। ठीक है, तो मोनो एल्काइल हैलाइड, डाई एल्काइल हैलाइड, ट्राई एल्काइल हैलाइड और टेट्रा हैलाइड्स हम कह सकते हैं। अब देखो, स्पेसिफिकली मोनो एल्काइल हैलाइड को जब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो इनको भी हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे, एक को कहते हैं हम प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। प्राइमरी 1 डिग्री मतलब क्या होता है, प्राइमरी हैलाइड होता है। उसके बाद में 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी हैलाइड होता है और 3 डिग्री मतलब होता है टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, उसके बेसिस पे ये डिवाइड किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में जब हम देखेंगे
तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे जो जनरल मेथड्स है, अभी मैं आपको 4 मेथड्स यहाँ पर समझाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट मेथड में जो है वो है हमारा बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स का हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हैं। अब ये एल्केन्स का हैलोजिनेशन हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिया है कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ पे हमने लिया एल्केन लिया। इस एल्केन में हम लेते हैं Cl2, हैलोजिनेशन कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर हम यूवी लाइट भी कह सकते हैं इसको। तो क्या होता है, हैलोजिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इन सभी के मैकेनिज्म्स का उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पूरे तरीके से यहाँ पर समझा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या तो इसको समझते चलिए, आप अपने मेरे साथ में लिखते भी रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हुई हमारा बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अब जो हमारी सेकेंड प्रिपरेशन है ना, सेकेंड प्रिपरेशन क्या कहता है, ये कहता है by the addition of HX on alkenes, by the addition of HX on alkenes। अब देखो by the addition of HX on alkenes कैसे हो सकता है। अब देखो, अब हमारे पास में ये है, यहाँ पर एक हमने एल्कीन ले लिया है। इस एल्कीन में जब आप HX को ऐड करते हैं तब हमारे पास यहाँ पर RCH2 CH और X और साथ में R हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो सीधी सी बात कहेंगे हम ये मार्कोनिकॉफ रूल से ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब हमारे जाते हैं थर्ड प्रिपरेशन में हम आते हैं बाय दी एल्कोहल से हम किस तरीके से बनाते हैं, और ये अल्कोहल की प्रिपरेशन काफी जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, RCH2OH, आपने एक अल्कोहल लिया, इस अल्कोहल की रिएक्शन में करवा रही हूँ HX के साथ में, तो हमें यहाँ पर एक हैलाइड मिलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, सिर्फ ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हुई अल्कोहल से। अब अल्कोहल में कितनी रिएक्शन है, देखो अब ये ROH लिया हमने, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं PCl5 से, है ना। PCl5 से जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपने यह बहुत बार पढ़ा होगा कि POCl3 प्लस HCl बनता है। और इसके लिए याद रखने के लिए हम कैसे करेंगे कि ये जो Cl जो होता है ना, ये PCl3, यहाँ एक RCl यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ बन रहे हैं और एक यहाँ पर बन रहा है, POCl3 यहाँ पर बनता है। इसी के साथ में ये अल्कोहल जो है ये PCl3 के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बनाता है, RCl तो बनाएगा ही बनाएगा और साथ में H3PO3 भी बनाएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, देखो 3 बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों को याद कैसे रखें, तो ये एक तरीका हो सकता है। बैलेंस तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन, और वो भी अल्कोहल से। अब अल्कोहल से जब हम देखते हैं तब यहाँ पर देखो, एक हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया है। अल्कोहल की रिएक्शन जब आप SOCl2 के साथ में करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, है ना, पाइरिडीन के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करते हो तब यहाँ पे RCl बनता है, साथ में SO2 गैस इवॉल्व होती है और HCl गैस भी इवॉल्व होती है। स्टूडेंट्स आप इसको याद रखना, ये प्रोसेस जो है स्पेसिफिकली ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाता है बनाने के लिए, और इसका रीजन भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो 2 गैसेस बन रही है वो एस्केप आउट हो जाएगी और ये जो यहाँ पर एल्केन जो हमें मिलेगा, एल्काइल हैलाइड जो मिलेगा हमें, वो एकदम ही ज्यादा क्वांटिटी में मिल सकता है। अब देखो, अब हम आते हैं हमारे फोर्थ प्रिपरेशन की तरफ। अब देखो फोर्थ प्रिपरेशन किसके लिए हो रही है, ये होती है बाय हैलाइड एक्सचेंज। किससे हो रही है, बाय हैलाइड एक्सचेंज। अब देखो बाय हैलाइड एक्सचेंज में कैसे होती है ये, सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, RCl लेते हैं या फिर आप क्या ले लो, RBr ले लो, है ना, दोनों में से कोई एक लेना है ना। इसकी रिएक्शन हम करते हैं KI के साथ में और यहाँ पर यूज होता है ड्राई एसीटोन, ठीक है, ड्राई एसीटोन यूज करते हैं। तो यहाँ पे बनता है हमारा RI प्लस KCl या फिर KBr बाहर निकलेगा, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन में कैसे होता है, यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम फिर से RCl लेते हैं या फिर RBI ले सकते हो,
हो आप। और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Hg2F2 के प्रेजेंस में, मतलब हम मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं और यहाँ पर जो है हमें RF मिलता है, और जो भी आपने मेटल फ्लोराइड लिया वही हैलोजन के साथ में बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों रिएक्शंस जो है ये नेम्ड रिएक्शन में भी आती है। जैसे कि ये नेम्ड रिएक्शन हुई फिंकलस्टेन। कौन सी नेम्ड रिएक्शन होती है? फिंकलस्टेन होती है। और ये जो है ये रिएक्शन ये होती है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी होती है? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन को याद रखना। फिंकलस्टेन रिएक्शन हमेशा RI के लिए यूज होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन हमेशा RF के लिए यूज होती है। RF के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन, RI के लिए यूज होती है फिंकलस्टेन रिएक्शन। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है और आपने इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखा हुआ है। और अगर नहीं रखा हुआ है तो बेटा आप इसको नोट डाउन करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या फिर कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको इसमें क्लैरिटी हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, देखो मुझे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेती हूँ ताकि मैं आगे के नोट्स आराम से इसमें लिखवा सकूं। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, वन शॉट है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सभी के सभी पॉइंट्स जो है आपके इसमें इंक्लूड हो जाए, है ना। तो शॉर्ट में देखते हैं इसके क्या क्या जनरली इसके पॉइंट्स है जो हमारे पास में आएंगे कि तो इसके जो जितने भी लोअर मेंबर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, लोअर मेंबर्स जो है इन फैमिलीज के लोअर मेंबर्स जो रहते हैं ये जनरली क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो हम क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये कैसे रहता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हायर देन एल्केन्स होता है, हायर देन एल्केन्स, एल्केन्स से थोड़ा सा हायर होता है। और हम कहेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं देखूं, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो ऐसा रहेगा RI, उसके बाद में RBr, उसके बाद में आता है RCl और उसके बाद में आता है RF। ठीक है, और उसी के बाद में अगर हम बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक मतलब जो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, तो आइसोमेरिक RX की जो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहती है वो होती है प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी और फिर आता है टर्शियरी। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता है कि भाई जितना वंडरवॉल्स फोर्सेस जो रहते हैं डिक्रीज होते हैं, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो ये दो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है, कंसिडर किया जाता है। अब हम आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो ये हमारा 3rd पॉइंट हो गया है, और ये जो है मैं थोड़ा इरेज करके लिखती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये हमारा 3rd पॉइंट हुआ है, फिर ये हमारा 4th पॉइंट हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में हम सबसे पहली रिएक्शन जो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या कहते हैं, ये देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और अगर ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, ये अटैक करता है और अटैक करने के बाद में वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता है ना। सब्स्टिट्यूट जो है हैलाइड जो है उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या करेगा, वो हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पर ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। ठीक है, और हैलाइड आयन, वैसे भी हैलाइड आयन को जो है लिविंग ग्रुप कहा जाता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें SN1 रिएक्शन है ना, SN1 रिएक्शन होती है। इसमें
SN1 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जो हमारा जैसे देखो अगर हमारे पास में ऐसा कोई है टर्शियरी है ना, टर्शियरी अगर हमारे पास में इस तरीके से और OH न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, Br यहाँ से निकल के ये जो OH क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये इसकी जगह आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा KBr। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ ये तो हो गया हमारा SN1 रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म जो है एनसीईआरटी में दिया है। मैकेनिज्म अगर मैं यहाँ पर समझाते चलूंगी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो हम मैकेनिज्म मैंने सेपरेटली समझाया, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी SN2 रिएक्शन, है ना, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हाँ, इसमें हम ये जरूर पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन, ये SN1 जो रिएक्शन है इसका आपको ऑर्डर जो है ये पता होना चाहिए कि कौन इजीली देता है और कौन इजीली नहीं देता है। तो आप देख सकते हो, तो 3 डिग्री ये बहुत इजीली देगा, उसके बाद में 2 डिग्री देगा और फिर बाद में 1 डिग्री देगा। ये आप याद रखिए, इससे भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। अब देखते हैं हम SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, देखो CH3Br है ये, इसमें फिर से KOH की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर हमने टर्शियरी लिया था, यहाँ प्राइमरी ले रहे, ये जो है अब ये इसको रिप्लेस करेगा और अगर रिप्लेस करेगा तो हमें यहाँ पर मिलता है CH3OH और साथ में ही KBr। मैं जब आप इसके स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स जब मैं समझाऊंगी उस वक्त पे आपको इसका और भी डिटेल में थोड़ा मैकेनिज्म के साथ में समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए। और इसका जो ईज होता है, SN2 रिएक्शन का जो ईज होता है वो होता है, सबसे इजीली कौन रिएक्शन ये दे सकता है, वो देता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर 3 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। तो SN1 रिएक्शन में ये याद रखने वाली चीजें हैं और SN2 में ये याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं सेकंड में कौन सा है हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं ताकि जो है हमें इसको जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए हम इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं, हमें नीचे स्पेस रहे फिर। सो स्टूडेंट, आप बीच बीच में मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। चलिए अब वापस से हम इस पर आ जाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जनरली आप देखो, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, इसको जनरली हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास में CH2 और एक ये H है, यहां पर भी हमने क्या लिया है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड ले लिया कोई, तो यहाँ पर हमने Cl ले लिया, मतलब X ले लिया है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो रहा है, ये जो है ये निकल जाता है, किसकी प्रेजेंस में निकलता है, ये जो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में जो निकलता है ये होता है यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में निकल जाता है और हमें यहाँ पे एल्कीन मिलता है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एल्कीन मिलेगा। अब देखो ये तो सिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल के लिए हम सेडसेफ रूल भी अप्लाई करते हैं। सेडसेफ रूल ये कहता है कि वो जब भी आप देखोगे तो ये मोर अल्काइलेटेड जो भी है, मोर अल्काइलेटेड कार्बन जो रहेगा उस कार्बन के साथ में जाके अटैच हो जाएगा या फिर उस कार्बन से ही क्या होगा, निकलेगा। यही इसका सेडसेफ रूल है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना। ये रिएक्शंस को आप अच्छे से कर लेना है ना। जैसे अब यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक और एग्जांपल देके देखती हूँ। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पर क्या है CH3, फिर यहाँ पर जैसे अगर CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अच्छा ये तो इसका बन रहा है। हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अगर जैसे देखो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा हुआ हमारा, ये अल्फा कार्बन हुआ और ये क्या हुआ, बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन से जो है, बीटा से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और सेडसेफ रूल ये कहता है कि आपको मोर अल्काइलेटेड देखना है और उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट निकालना है। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा है रिएक्शन विथ मेटल। क्या है ये, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब रिएक्शन विथ मेटल्स मतलब क्या है, ये किस तरीके से रिएक्शन करता है, चलो देख
लेते हैं। रिएक्शन विथ मेटल में सबसे पहले ये जो अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम मेटल्स के साथ में, मैग्नीशियम मेटल के साथ में, और यहाँ पर जो यूज होता है वो होता है ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर जो है वो होगा RMgX बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं आए, वाटर मॉलिक्यूल आया तो ये एल्केन बना देगा। तो ये होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। एक और होता है कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल था, यहाँ पर सोडियम मेटल है, और यहाँ पर हमें मिलता है एल्केन विथ डबल नंबर। और इस रिएक्शन को आपने इसके पहले भी बहुत बार रिएक्शन पढ़ी है, इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसमें? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से देखो बेटा, हमने ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये अंडर 3 हेडिंग्स हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा हेलोएरिन्स होते हैं, है ना, हेलोएरिन्स जो है ये हेलोएरिन्स में हम और आगे उसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। हेलोएरिन्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम जाए, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, ठीक है। अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी रिएक्शंस आती है देखो, है ना। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शंस। देखो यहाँ पर जो सबसे पहली रिएक्शन जो आएगी हमारे पास में, जैसे हमने फिंकलस्टेन रिएक्शन पढ़ लिया है, उसके बाद में स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ ली है, वुड्स रिएक्शन पढ़ ली है। अब हम देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पर देखेंगे वो होगी फिटिक रिएक्शन। कौन सी होगी? फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन क्या होती है चलो देख लेते हैं अभी हम यहाँ पे। फिटिक रिएक्शन में हम ये स्टडी करते हैं, जैसे देखो ये है हमारे पास में क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने ऐसे ही 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए है ना, और इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, है ना, 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए मैंने इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और यहाँ पर मैं ड्राई ईथर ही यूज करूंगी, और उसके बाद में तो यहाँ पर डाइफिनाइल बनेगा। क्या बनेगा? डाइफिनाइल। और ये है हमारी फिटिक रिएक्शन, ठीक है। इसी के साथ में हम यहाँ पे वुड्स फिटिक रिएक्शन भी पढ़ते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या कहता है यहाँ पे देखो, मतलब वुड्स और फिटिक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाएगा उसमें, है ना, वुड्स और फिटिक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन आएगा। अब देखो ये फिटिक रिएक्शन हुई, अब हम देखते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो अभी हमने देखा था, है ना, वुड्स फिटिक रिएक्शन, है ना, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन किया गया है। अब दोनों रिएक्शन कंबाइन हुए थे, कैसे हुए? ये आपका बेंजीन रिंग हुआ, बेंजीन रिंग में Cl और साथ में ये सोडियम ले लेंगे हम, और एक आ जाएगा CH3Cl, ठीक है। और ये भी होता है सोडियम के प्रेजेंस में, और ये होगा ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन, और यहाँ पर आपको एक कंपाउंड मिलेगा जो होगा टोलीन, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर हो गई है, ठीक। अब इस चैप्टर में इसके बाद में है दिया गया है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। क्या दिए गए हैं? पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में आप देख सकते हो उन्होंने CH2Cl2 दिया है। अब देखो CH2Cl2 जो दिया गया है इसमें, जैसे हमें पता है कि पॉलीहैलोजन कंपाउंड में सबसे पहले तो CH2Cl2 दिया है। CH2Cl2 कहाँ पर यूज होता है? CH2Cl2 यूज होता है सॉल्वेंट में, एज अ पेंट रिमूवर यूज होता है, उसके बाद में पेंट रिमूवर यूज होता है, उसके बाद में मेटल क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ये मेटल क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास में CHCl3। CHCl3 ये एज अ एनेस्थेटिक कंपाउंड की तरह इसको यूज किया जाता है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन ये है कि जब ये क्लोरोफॉर्म जो है जब भी एयर के प्रेजेंस में आता है, एयर की प्रेजेंस में आता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होता है और एक ये पॉइजनस गैस बनाता है, और ये पॉइजनस गैस जो है वो है हमारी फॉस्जीन। कौन सी गैस है? फॉस्जीन। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस होती है, CO
CloroCl2 उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये एक हमारी पॉइजनस गैस होती है। इसके बाद में इस चैप्टर में जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, मेमोराइज करना पड़ेगा, वो है DDT। DDT मतलब होता है कि आपको DDT का जनरली फॉर्मूला लिखने के लिए आता है ना, यहाँ पे DDT इसका फॉर्मूला फुल नेम लिखने के लिए आता है। DDT का मैं यहाँ पे आपको पहले फुल नेम बताती हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है। और ये इसका जब नाम याद हो जाए तो उसी के बेसिस पे हम इसका स्ट्रक्चर भी लिखने वाले हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो ये DDT इस तरीके से लिया गया है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब इथेन है मतलब यहाँ पर ध्यान से देखना, इथेन है मतलब ये 2 कार्बन होंगे। आप इस तरीके से बेटा इसको याद रखो तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक कार्बन के ऊपर 3 क्लोरो लगा देंगे। इस कार्बन के ऊपर हमने 3 क्लोरो लगा दिए, इसके तरफ एक H है और दोनों तरफ हम इस तरीके से फिनाइल रिंग जो है इसको अटैच कर देंगे। ऐसे फिनाइल रिंग को हमने यहाँ पर इसके अटैच कर दिया है, ऐसे फिनाइल रिंग बनानी है, फिनाइल रिंग। और फिर इसके टॉप पे यहाँ पे Cl हो जाएगा और यहाँ पर भी Cl हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हुआ आपका DDT का। सो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने कोशिश करी है कि ये चैप्टर आपको पूरा समझाऊं। इसके बाद में एक टॉपिक जरूर इसमें से छूटा हुआ है जो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ, और वो है आपका स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि